नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है विद्यालय आधारित आकलन अर्थात स्कूल बेस्ड असेसमेंट। प्रशिक्षण प्रतिफल ट्रेनिंग आउटकम्स। अब हम जानेंगे कि प्रशिक्षण सत्र के उपरांत प्रतिभागियों को किन किन प्रशिक्षण प्रतिफलों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं कि प्रतिभागी विद्यालय आधारित आकलन के विषय में जान सकेंगे। प्रतिभागी यह जानेंगे कि हम आकलन क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और आकलन करने के आधार या मापदंड क्या हैं। आकलन किस प्रकार किया जाए और प्रतिभागी इससे संबंधित विभिन्न गतिविधियां अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकेंगे, जिससे हम बच्चों के अधिगम का रोचक आकलन कर सकें। आकलन क्या, क्यों और कैसे। अतः हम कह सकते हैं कि आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है। यदि उसे कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में सहायक होना है। इसके लिए हमें आकलन के मापदंड और इसके उद्देश्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब जानें कि आकलन के आधार क्या हैं। हम किन आधार पर बच्चों का आकलन करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम उन मापदंडों को भी समझें जिससे आकलन किया जाना है। सीखने के प्रतिफल को प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षावार और विषयवार स्पष्ट रूप से बनाया गया है, जिसे हम लर्निंग आउटकम्स या अधिगम संप्राप्ति भी कहते हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि सभी दक्षताओं के पीछे भी एक सीख है। उसके बारे में तर्कपूर्ण आकलन किए बिना हम वास्तविक आकलन नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि इन लर्निंग आउटकम्स या अधिगम संप्राप्ति का संबंध सिर्फ शिक्षक या छात्र से ही नहीं है, बल्कि यह शिक्षक, विद्यार्थियों, अभिभावकों, संरक्षकों, एसएमसी के सदस्यों आदि की जिम्मेदारी और जवाबदेही को निर्देशित और सुनिश्चित करती है। अब हम जानेंगे कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है। विद्यालय आधारित आकलन में हम आकलन सिर्फ छात्र का ही नहीं, अपितु शिक्षक का भी करते हैं। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का मापन या मूल्यांकन है। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षण में मूल्यांकन और मूल्यांकन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सन्निहित आकलन है। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्ष के अंत में बच्चों का अंकों के आधार पर एक लिखित आकलन होता है, लेकिन यह अंक आधारित आकलन हमें यह नहीं बताता कि छात्र सीखने में कहाँ समर्थ रहा, अर्थात उसका अधिगम कहाँ सफल रहा और उसकी कमी कहाँ हुई, अर्थात उसे अधिगम होने में समस्या कहाँ हुई और क्यों हुई, वह कहाँ कमज़ोर रहा। यदि वह सीखने में सफल नहीं रहा तो इसके क्या कारण रहे, उससे हमारी क्या अपेक्षाएं रही और वह उसमें कितना सफल हुआ। इसे हम
लर्निंग गैप भी कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि लर्निंग गैप क्या है। तो हम कह सकते हैं कि अपेक्षित और अर्जित अधिगम के बीच की दूरी या अंतराल ही लर्निंग गैप या अधिगम अंतराल कहा जाता है। अतः आकलन में हम छात्रों की सामर्थ्य और कमजोरी दोनों का आकलन करें, जिससे उसकी कमियों को दूर किया जा सके। आकलन का उद्देश्य। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब हम यह जानेंगे कि सीखने के लिए आकलन शिक्षकों को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में आ रही परेशानी को समझने में मदद करता है, बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकता और सीखने की शैली के अनुसार उनके शिक्षण अधिगम को विचार, समीक्षा और संशोधित करने में भी मदद करता है। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना दोनों ही शामिल हैं। एक शिक्षक आकलन द्वारा यह जान सकता है कि छात्र को अधिगम होने में कहाँ समस्या आ रही है और उसके आधार पर वह अपनी पेडागॉजी अर्थात शिक्षण पद्धति और शिक्षण विधि में परिवर्तन एवं आवश्यक सुधार कर सकता है। आकलन ही अधिगम है, तो आइए जानें कि इसका क्या अर्थ है। जैसा कि हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान स्वयं के कार्यों का आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर और स्थान प्रदान करना, आजीवन सीखने की क्षमता का विकास करने में मदद करना अधिगम में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि सीखने के रूप में आकलन बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आजीवन सीखने की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। इसके द्वारा स्वयं का आकलन करने और अपने साथियों और समूह के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्या है। पाठ्यक्रम और उद्देश्यों के आधार पर मानदंड के अनुसार विद्यार्थियों के सीखने को मानक करने के लिए विद्यार्थी के सीखने के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं पर अलग अलग विषयों में प्रदर्शन सहित कौशल, रुचियां, दृष्टिकोण और समग्र तरीके से प्रेरणा, पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी क्षेत्रों में अलगाव किए बिना आकलन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आकलन द्वारा हम जानते हैं कि छात्र द्वारा किस क्षेत्र में क्या और कितना सीखा गया। बिना आकलन हम यह नहीं जान सकते कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया की क्या अच्छाई या कमी है और इसमें किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। चलिए अब जानें कि विद्यालय प्रमुख के रूप में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
विद्यालय आधारित आकलन की प्रक्रिया और परिणाम को बेहतर बनाने के लिए एक विद्यालय प्रमुख के रूप में शिक्षकों को अन्य भूमिकाओं पर भी समान रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं संचालित करना। एक विद्यालय प्रमुख के रूप में विद्यालय प्रमुख को चाहिए कि वह अपने विद्यालय में कई शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को संचालित करे, उससे संबंधित मूल सिद्धांतों के बारे में स्वयं समझे और अपने साथी शिक्षकों से भी उन्हें साझा करे। सलाह व परामर्श देना। विद्यालय प्रमुख के रूप में, क्योंकि वह एक नेतृत्वकर्ता भी है, उसे अपने विद्यालय का, अपने शिक्षकों का नेतृत्व करना है, तो सलाह व परामर्श देना भी विद्यालय प्रमुख की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। स्वयं व शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का नेतृत्व करना तथा नवाचारी वातावरण का निर्माण करना, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। अब हम एक गतिविधि के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी इस गतिविधि का नाम है कार्ड क्विज। तो आइए जानें कि इस गतिविधि को हमें अपनी कक्षा में किस प्रकार संचालित करना है। इस गतिविधि में हम 4 कार्ड बनाएंगे। प्रश्नों की संख्या के अनुसार हम इन कार्ड्स की संख्या घटा या बढ़ा भी सकते हैं, जिस पर क्रमशः नंबर लिख लेंगे। हम जितने कार्ड बनाएंगे उतने नंबर लिख लेंगे। इस समय इस गतिविधि में हमने 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, इसलिए हमने 4 कार्ड बनाया है और उस पर क्रमशः 4 नंबर हमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिख लेने हैं। उन कार्ड्स पर कुछ प्रश्न होंगे जिनका उत्तर बच्चों को देना होगा। जिस छात्र के पास जो कार्ड जाएगा, उस नंबर के प्रश्न का उत्तर उस छात्र को देना होगा। जैसे पहले कार्ड पर हमने लिखा कि आज तुमने क्या सीखा। हमने जो भी पाठ पढ़ाया है, हमने अगर इसके अतिरिक्त कोई गतिविधि कराई है, कोई खेल कराया है, तो हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आज तुमने इससे क्या सीखा। दूसरे नंबर के कार्ड पर हम प्रश्न लिख सकते हैं कि तुम्हें सीखने में क्या समस्या हुई। यदि छात्रों को सीखने में समस्या आ रही है, तो इस प्रश्न के द्वारा हम इसका उत्तर जान सकते हैं कि उन्हें सीखने में समस्या क्या आ रही है। तीसरे कार्ड पे हम लिख सकते हैं कि तुम और क्या जानना चाहते हो। इसी प्रकार चौथे कार्ड पर हमने प्रश्न किया है, तुम अपने व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि हमें और भी किसी प्रश्न के उत्तर चाहिए, तो हम उस हिसाब से, उसके अनुसार कार्ड्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। और यदि हमें लगता है कि हम इससे कम प्रश्नों में भी इस गतिविधि के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने कार्ड्स की संख्या कम भी रख सकते हैं। तत्पश्चात हम इस गतिविधि के उपरांत बच्चों से इन प्रश्नों पर चर्चा करते हुए बच्चों का रोचक आकलन कर सकेंगे कि आज तुमने क्या सीखा, तुम्हें सीखने में क्या समस्या हुई, तुम और क्या जानना चाहते हो, तथा अपने व्यावहारिक जीवन में, जिसे हम लर्निंग आउटकम्स, अधिगम संप्राप्ति भी कह सकते हैं, तो तुम अपने व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हो या करोगे।
इस प्रकार हम अन्य गतिविधियां भी संचालित कर सकते हैं, जिसमें एक शिक्षक द्वारा कक्षा को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हमने अपनी कक्षा को 2 हिस्सों में, 2 समूहों में बांट लिया और बारी बारी से प्रत्येक समूह के छात्रों से पाठ पर आधारित प्रश्नों को पूछते हैं। जो बच्चे उन प्रश्नों का सही उत्तर दे लेते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, और जो बच्चे प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता पाते हैं उनके लिए हम अन्य विभिन्न विधियों जैसे खेलकूद, कहानी विधि, रोल प्ले, रिमेडियल टीचिंग आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी कक्षा में अपने छात्रों का रोचक आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत विद्यालय प्रमुख के रूप में एक नेतृत्वकर्ता की, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।